नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने क्लास +2 से ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने जनसंख्या विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में अच्छे से जान लिया है पहले वाली वीडियोज़ में। आज हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियोज में कल हमने जनसंख्या घनत्व के प्रकार के बारे में जाना, उसके आंकलन के बारे में जाना। आज हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति अर्थात जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है, उसके भी टाइप होते हैं, उसके बारे में आज हम सबसे पहला पॉइंट जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जनसंख्या में हर साल परिवर्तन आता रहता है और ये परिवर्तन धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी जनसंख्या के रूप में वृद्धि के रूप में सामने आता है। अब हम जनसंख्या वृद्धि के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है प्राकृतिक वृद्धि। दो समय बिंदुओं में जन्म व मृत्यु दर में अंतर पाया जाना क्या कहलाता है? प्राकृतिक वृद्धि। एग्जाम्पल के रूप में 2022-23 में या 2019-20 के, यानी ये क्या है, दो समय बिंदु हैं, इनके बीच में जन्म और मृत्यु दर में जो अंतर पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट, वास्तविक वृद्धि। अब वास्तविक वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि तो शामिल होती ही होती है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर तो शामिल होता ही है। उसके साथ साथ इसमें उत्प्रवास और आप्रवास की गणना की जाती है, यानी लोगों का आना जाना भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। उदाहरणतः इसका फॉर्मूला भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि फिर क्या करेंगे हम, जन्म दर में से मृत्यु दर तो घटे ही घटेगी, साथ में जाने वालों की संख्या को घटा देंगे। कौन गए? यानी उत्प्रवास करने वाले। फिर आने वाले संख्या को जोड़ देंगे। आने वाले कौन से होते हैं? आप्रवास वाले होते हैं। इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, धनात्मक वृद्धि। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव चेंज जब होता है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग होती है, तो जिसमें क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होती है, यानी जन्म दर बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, धनात्मक वृद्धि, पॉजिटिव चेंज आता है। और ये किस वजह से भी आ सकता है? ज़्यादा स्थायी प्रवास, यानी बहुत सारे लोग बहुत सी जगह से आकर के एक जगह बस जाएं, तो ऐसे में क्या होगा, जनसंख्या में पॉजिटिव चेंज आएगा, यानी जनसंख्या बढ़ जाएगी। उसके बाद ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव। नेगेटिव आपको पता ही है कि अब अगर पॉजिटिव होगी तो जन्म दर ज़्यादा होगी, नेगेटिव होगी तो मृत्यु दर ज़्यादा होगी। तो जब जनसंख्या कम हो जाए, कम किस वजह से हो जाए? जन्म दर कम हो, मृत्यु दर ज़्यादा हो, तो ऐसे में वृद्धि क्या होती है? ऋणात्मक वृद्धि होती है। आई होप कि पहला पॉइंट आज का आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जनसंख्या वृद्धि के कई प्रकार हैं, जिसमें प्राकृतिक वृद्धि और आपने धनात्मक वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि और उसके बाद वास्तविक वृद्धि के बारे में जाना। अब हम अगला आज का सेकंड पॉइंट जानेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब हमने ये तो जाना कि जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रकार होते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी जनसंख्या परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, किस वजह से जनसंख्या में चेंज आता है? तो पहला कारण है जन्म दर। जन्म दर को हम प्रजननशीलता भी कहते हैं। कई बार हमारे माइंड से यही याद हो कि हमें जन्म दर क्या है, जबकि प्रजननशीलता का जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो प्रजननशीलता क्या होती है? किसी समय विशेष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। समय विशेष चाहे वो 2022-23 हो, 2021 हो, 21-22 हो, यानी ईयर वर्ष हैं, तो इनके बीच में यानी एक विशेष बिंदु में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहेंगे? प्रजननशीलता कहेंगे। अब प्रजननशीलता मापने की 2 विधियां हैं। अब हम इसका जिक्र यहाँ पर, क्योंकि पहले वाली वीडियो में हमने ये तो जान लिया था कि जनसंख्या को परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इनका अर्थ भी जान लिया था। लेकिन आज हम इन्हें आंकलन, कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जन्म दर मापने की विधि यानी प्रजनन दर मापने की 2 विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है? अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर कैसे निकालते हैं? प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और उस साल में
जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? अशोधित जन्म दर कहलाता है। अब निकालने का तरीका आपको पता ही है कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को उस वर्ष की जनसंख्या से भाग देकर 1000 से गुना कर दिया जाता है। इस प्रकार अशोधित जन्म दर निकाली जाती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक साल में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनको उस साल की जनसंख्या से, उस एरिया के एक साल में बढ़ी जनसंख्या के कुल जनसंख्या के से भाग देकर 1000 से गुना करने पर अशोधित जन्म दर निकलती है। उसके बाद सामान्य प्रजनन दर। सामान्य प्रजनन दर क्या होती है? 15 से 49 वर्ष की 1000 महिलाओं के पीछे, मान लेते हैं किसी गांव में 15 से 49 वर्ष की 1000 महिलाएं हैं, उन 1000 महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, तो उसे क्या कहा जाता है? सामान्य प्रजनन दर। कितनी आयु की वो महिलाएं हैं? 15 से 49 वर्ष। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को 15 से 49 उम्र की महिलाओं की संख्या से भाग दे दिया जाता है और 1000 से गुना कर दिया जाता है। इस प्रकार सामान्य प्रजनन दर आपके सामने आ जाएगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि दूसरा कारक। हमने पढ़ा कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला पहला कारक जन्म दर है, दूसरा कारक मृत्यु दर, जिसे मर्त्यता भी कहा जाता है। अब मर्त्यता की परिभाषा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मर्त्यता की परिभाषा क्या है, या यूएनओ के अनुसार मर्त्यता की परिभाषा लिखिए। तो आप क्या बताएंगे? जन्म के बाद जीवन के सभी लक्षणों का स्थायी रूप से समाप्त हो जाना मर्त्यता कहलाता है। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ रट्टा ही हो गया ना, समझ तो नहीं आया सर। तो सभी लक्षणों का समाप्त हो जाना, जैसे कि जन्म के बाद बच्चा रोता है, खाता है, पीता है, खेलता है, तो वो सभी लक्षण समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? अगर वो सारे लक्षण समाप्त हो जाएंगे, इसमें हम डेड हो गए, तो उसका समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? मर्त्यता कहलाता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। उसके बाद मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर भी होती है, जिसे मुख्य रूप से मापा जाता है। तो अशोधित मृत्यु दर में क्या होता है? एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या, बच्चे बूढ़े कोई भी हो, एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को उस वर्ष की जनसंख्या से भाग देकर 1000 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार अशोधित मृत्यु दर निकाली जाती है। उसके बाद प्रवास। प्रवास क्या होता है ये आपने पहले ही जान लिया था। एक जगह से आना जाना क्या कहलाता है? प्रवास। और प्रवास सिर्फ जनसंख्या परिवर्तन का ही कारक नहीं है, जबकि अक्षेत्रीय तत्वों को समझने का आधार भी है। अब कहेंगे ये पॉइंट थोड़ा टिपिकल हो गया है, यानी अक्षेत्रीय तत्वों को समझने का आधार कैसे है? जैसे कि मान लो एक जगह से लोग बहुत ज़्यादा संख्या में प्रवास करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसके क्षेत्रीय तत्व जाने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर साधनों की कमी है। यानी प्रवास के जरिए हम उसके क्षेत्रीय तत्वों को जान सकते हैं एक जगह के। उसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आज का तीसरा पॉइंट जो है, कौन सा है? जनांकीय संक्रमण। तो जनांकीय संक्रमण क्या होता है? सबसे पहले अर्थ जानेंगे। समय के साथ साथ जनसंख्या में होने वाले क्रमिक परिवर्तन यानी सिस्टेमैटिक चेंज को हम क्या कहेंगे? जनांकीय संक्रमण कहेंगे। अब सिस्टेमैटिक चेंज कैसे होता है वो आज हम जानेंगे। यानी कहते हैं कि जनांकीय संक्रमण की प्रवृत्ति कैसी है? जैसे जैसे देश का विकास होगा वैसे वैसे जन्म और मृत्यु दर में बदलाव आएगा, यानी जनांकीय संक्रमण में बदलाव आता जाएगा। और इस जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं हैं, यानी किसी देश में जनसंख्या परिवर्तन की 5 अवस्थाएं हैं, या आप सीधे तौर पर ये भी कह सकते हैं, तो जिसे जनसंख्या चक्र भी कहा जाता है, यानी जनांकीय संक्रमण को जनसंख्या चक्र भी कहा जा सकता है। अब जैसे हमने जाना है कि जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था यानी प्रथम अवस्था कौन सी है? जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है, दोनों ही, बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं,
बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को प्रथम अवस्था कहेंगे, जो कि स्थिरता की अवस्था है। स्थिरता ही आ जाएगी, यानी जन्म भी इतने ही लेंगे, मर भी बहुत ज़्यादा जाएंगे, तो ऐसी को स्थिरता की अवस्था कहेंगे। यानी जो जनसंख्या पहले थी ना, वो स्थिर ही रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। उसके बाद द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में आर्थिक विकास ज़्यादा होता है। आर्थिक विकास मतलब बेरोजगारी कम हो जाएगी, दो धंधे बढ़ेंगे, साधन बढ़ेंगे, लोगों की आय बढ़ेगी, इसे क्या कहेंगे? आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास की वजह से क्या होता है? जन्म दर ज़्यादा होती है, सुविधाएं बढ़ेगी तो जन्म दर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा एशिया के पूर्वी और मध्य एशिया में हो रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है ये ऐसा? एशिया के पूर्व और मध्य एशिया में ऐसी अवस्था है कि आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा है, जन्म दर ज़्यादा हो रही है। तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में जन्म दर कम हो जाती है, एक बार तो कम हो जाती है, फिर क्या होता है? उच्च दर हो जाती है और मध्यम मृत्यु दर हो जाती है। उच्च जन्म दर हो जाती है और मध्यम, यानी मरने वालों की संख्या ठीक ठाक हो जाती है। ऐसा कहाँ हो रहा है? अमेरिका, ब्राजील, बोलीविया, पेरू आदि देशों में ऐसा हो रहा है। तृतीय अवस्था वहाँ पर भूगोलवेत्ता बता रहे हैं। उसके बाद चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं चौथी अवस्था में। पहली अवस्था में तो हमने देखा था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बढ़ जाते हैं, जबकि चौथी अवस्था में हमने क्या देखा? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं। अब आपको पता है कि जन्म दर और मृत्यु दर कम होंगे तो वृद्धि दर भी कम होगी, यानी जनसंख्या में वृद्धि भी कम होगी। यानी मान लो थोड़े से ही पैदा होते हैं और मृत्यु दर, मरने वाले भी कम हैं, तो थोड़े से जो पैदा हुए तो थोड़े से ही बढ़ेंगे, यानी वृद्धि दर बहुत कम होगी। और ऐसी स्थिरता को न्यून स्थिरता कहते हैं। न्यून मतलब क्योंकि जन्म दर तो पहले से ही कम है, मृत्यु दर भी कम है, तो न्यून स्थिरता आ जाएगी, यानी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिरता कहाँ पर है? अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ऐसी स्थिति चौथी अवस्था कहाँ पर पाई गई है? अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। उसके बाद पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था जन्म दर शून्य तक पहुंच जाती है, यानी लोग बच्चों को जन्म देने के इच्छुक ही नहीं है। लोग, महिलाओं की प्रजननशीलता खत्म हो गई है या खत्म नहीं हुई तो वो नहीं जन्म देना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? वहाँ पर पांचवी अवस्था में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है, मरते ही मरते हैं, जन्म तो लेते ही नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? जनसंख्या घट जाएगी। और ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा रूस, यूक्रेन, फ्रांस और इटली आदि देशों में ऐसा हो रहा है। पांचवी अवस्था वहाँ पर बताई गई है। आई होप कि आज की वीडियो, आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।